एनसीएल द्वारा कलेक्टर गाइडलाइन और पीडब्ल्यूडी के रेट जारी कर दिए गए हैं। इसे लेकर दोनों ही पक्षों में कशमकश का माहौल बना हुआ है। इन सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिंगरौली पुनर्वास मंच के प्रवक्ता राजेश जी मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे इस विस्थापन और इस रेट की बारीकियां और क्या आगे इनकी रणनीति है। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग फर्स्ट डे से सिंगरौली के आखिरी व्यक्ति को एनसीएल की नीति और कुनीतियों के बारे में बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। लोगों को तभी आसानी से समझ में भी आता है। आपको बता दूं कि जो लिस्ट आई है, बड़ी मेहनत के बाद ये लिस्ट एनसीएल ने प्रकाशित किया। जब एनसीएल को लगा कि हम नापी में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं, तो उनकी कूटनीति का यह हिस्सा था कि हम पहले तो बिना रेट प्रकाशित किए ही नापी करा लें। लेकिन हम लोगों ने दिन रात मेहनत की तो रेट आया। अब रेट आया तो जो पक्ष कह रहा था कि हम नापी कराएंगे, अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और बड़े हास्य की बात है कि रेट जो है, अगर जिसका पिलर पे टीन लगा हुआ है उस बेचारे को 80 से 85 रुपया स्क्वायर फुट मिलेगा। जिसकी दीवार है उसके ऊपर टीन लगा है और लगभग 7 फीट 8 फीट का घर है, उसे लगभग 190-92 रुपये फुट मिलेगा। और जिसकी छत है, प्लास्टर है, सिंपल मुआवजे के लिए बनाया है, उसे लगभग 600 रुपये 500 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगा। और हमारा जैसे घर है, वेल फर्निश्ड घर है और उसमें लिखा हुआ है क्लियर विथ वुडन, उसका हमें, अगर हमारी 9 फीट तक की दीवार है तो लगभग 9,000 रुपया स्क्वायर फुट मिलेगा। और वही 11 फीट की है तो उसका 12,000 रुपये मिलेगा। अब ये बताइए कि सिंगरौली इस मोरवा शहर में कितने लोगों के छत 11 फीट के हैं? नहीं, 11 फीट के नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आपके घर में टाइल्स लगी हुई है या बाकी सारी चीज़ें लगी है तो उसका वो अलग से देंगे। इसमें इस चीज़ का मेंशन नहीं है, उनका कहना है। अलग से देंगे तो वो लिख के कहाँ दिया? उन्होंने तो सीधा लिख दिया सीमेंट वर्क, फ्लोरिंग वर्क विथ वुडन वर्क। एक चीज़ और हमें समझाइएगा कि जिस प्रकार देखा गया है कि आप ज़मीनों का जो रेट निर्धारित कर रहे हैं वो कलेक्टर गाइडलाइन से कर रहे हैं, भले पुराने रेट से कर रहे हैं या 2018, 19, 20 जो भी मान लिया जाए, पर जो आपकी परिसंपत्ति है, जो भूमि बनी हुई है, जिसके ऊपर जब मकान बनाए हो, उसका आप पीडब्ल्यूडी के हिसाब से दे रहे हो, ऐसा क्यों? यही तो भ्रष्टाचार है ना। एनसीएल जैसे अपने टेंडर को डलवाता है कि भाई मुझे कोई भी सामान कोई मिनिमम रेट में कैसे दे दे, उसी प्रकार एनसीएल जो है हमारे विस्थापन को भी टेंडरिंग सिस्टम से करना चाह रहा है कि पहले वो कोटेशन ले रहा है कि सबसे मिनिमम रेट किस किस विभाग का और किस किस पार्ट का है, उसी की लिस्ट उठा के पेश कर दे रहा है। अगर आप पीडब्ल्यूडी का मानक मान रहे हो तो फिर कलेक्टर गाइडलाइन बीच में कहाँ से आ गई? और अगर आप जिले में कलेक्टर साहब कई विभाग का विस्थापन देख रहे हैं, रेलवे का देख रहे हैं, रोड का देख रहे हैं, तो आपका भी विस्थापन के मुखिया जिले के वही हैं। तो अगर एनएच का विस्थापन कलेक्टर साहब के मापदंडों पे हो रहा है तो इसका विस्थापन पीडब्ल्यूडी के मापदंडों पे क्यों होगा? यही भ्रष्टाचार है। तो या तो कलेक्टर साहब गलत है और या तो एनसीएल गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे एनएच का भी अभी NH 39 के लिए भी लोगों को पैसा बटा था और कोई असंतुष्टि नहीं थी। बड़े प्रेम से मेन रोड के लोगों ने अपना घर खड़े होकर तुड़वाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 6 साल के बाद भी सड़क नहीं बन पाई। जितने भी ये मुआवजा जीवी लोग हैं जो आज नापी के लिए हल्ला कर रहे हैं, क्या कभी वह सड़क पे भी जाके बोले कि हम सड़क भी बनवाएंगे? उन्हें क्या समझ में नहीं आता है कि मोरवा का विकास कहाँ जाके रुक रहा है? आज हम विनाश की तरफ हड़ताल की पोजीशन में आ गए हैं कि हमारा घर ले लो, लेकिन हमें हमारा उचित मुआवजा, हमें हमारा उचित अधिकार ये मिलना चाहिए। 100% सोलेशियम की बात करता है एनसीएल, तो वह सोलेशियम किस बात का दे रहा है? पहले तो मध्य प्रदेश में आप समझिए कि जो लैंड एक्ट 2013 कहता है किसान को उसकी ज़मीन के मूल्य का 4 गुना मिलना चाहिए,
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने पहले ही उसे दोगुना करके आधा नुकसान हमारा कर दिया। जो 300% सोलेशियम आज मिलता, अगर लैंड एक्ट 2013 जो राहुल गांधी ने लोकसभा में लाया था, अगर उसको आप पूरी तरह पढ़ें और उसका पूरा इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विवाद का कोई रास्ता होगा लोगों के पास। न हम विवाद करेंगे, न जनता पूछेगी, और बहुत ही प्रेम से यह विस्थापन हो जाएगा। लेकिन उन नीतियों को न स्टेट गवर्नमेंट मानने को तैयार है, न ही एनसीएल मानने को तैयार है। तो आधा नुकसान तो वहां आपका हो गया। अब रेट में ये जो कम कर रहे हैं, आज के डेट में एनसीएल जहां तक मुझे पता है अपना कंस्ट्रक्शन करा रहा है 2300 से लेके 2500 रुपए स्क्वायर फीट, और हमारे कंस्ट्रक्शन जो उनसे ज़्यादा उत्तम और अच्छी क्वालिटी के हैं उसका मूल्य उन्होंने 900 रुपए स्क्वायर फीट हमें दिया है। तो सोलेशियम जोड़ के भी तो वो उनके रेट तक नहीं हम पहुंचते हैं। अगर हमें मान लीजिए कि 1200 रुपया उन्होंने हाई क्वालिटी के मकान और 11 फीट का दे दिया, तो कितने एनसीएल के घर 11 फीट के बनते हैं? उनके तो 9 फीट 10 फीट की छतें होती हैं, और उसका वो ठेकेदार को 2300 से 2500 रुपये स्क्वायर फीट भुगतान करते हैं। तो यह हमारे साथ दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम एनसीएल के अधिकारी नहीं हैं, हम उनकी तरह भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार की भेंट हमें चढ़ाना चाहते हैं। बस बातें यही हैं, और लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपका नुकसान इसमें नहीं है कि आप नापी करवा लो, नापी आप बेशक करवाओ, लेकिन यह तो समझ लो कि आपके एक एक ईंट की चुनाई का पैसा आपको मिल रहा है कि नहीं। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मकानों का इस बार पहली बार इस जिले में हुआ कि मकान का डिप्रिसिएशन भी काट के ये पैसा देंगे। तो जब 5 साल 7 साल बाद आपका मुआवजा बनेगा, जब आप सारी चीज़ें इन्हें लिख के दे दोगे कि हमें क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, तब एनसीएल 5 सालों का आपके डिप्रिसिएशन भी काटेगा, जो लिखित नहीं है। अगर एनसीएल डिप्रिसिएशन नहीं काटेगा तो वो लिख के दे, हम पूरा उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ हमारा डिप्रिसिएशन नहीं कटेगा। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, दोनों पक्षों द्वारा लगातार मैराथन बैठक एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ की गई। इससे पहले एक लेटर या एक रेट कह लीजिए जो कलेक्टर गाइडलाइन का रेट है वो सर्कुलेट हो रहा था, तो उस हिसाब से लोगों को ये भी लग रहा था कि चलो एक अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा बटेगा। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात आई है कि जो भी बैठक होती है उसकी पूरे मूवमेंट्स ऑफ मिनट्स की रिकॉर्डिंग रहती है, सारी चीज़ें रहती है। जिस हिसाब से ये कलेक्टर गाइडलाइंस के रेट जिसमें आपका सारी चीज़ व्यवस्थित तरीके से बताया गया है कि कमर्शियल का क्या है, रेसिडेंशियल का क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, उसको फिर किस आधार पे लोगों द्वारा जग जाहिर कर दिया गया, और अब पीडब्ल्यूडी के रेट आने के बाद इस पे लोग चुप्पी साधे हैं। आप समझिए, पहले तो आपको मैं बता दूं कि एनसीएल किसी भी मीटिंग का न रिकॉर्डिंग हमें करने देता है न खुद करता है। वो तुरंत उसको ये लगता है कि हमारी जो है कहीं न कहीं जो आपस की बातें हैं यह समाज में न जाए, ये उसको भय है समाज का। वही भय हम एनसीएल को दिखाना चाहते हैं कि समाज हमारा एक है, आप हमारे साथ छलावा कर सकते हो, लेकिन हम छलावा होने नहीं देंगे। दूसरी बात कि जब ये बार बार शुरू से कह रहे थे कि कलेक्टर गाइडलाइन, हमें कहीं ना कहीं अंदर से ही पता चला कि कलेक्टर गाइडलाइन को ये वहाँ मानेंगे जहाँ कलेक्टर गाइडलाइन मिनिमम रेट होगा। जिस बिंदु पे आप बात समझिए, कलेक्टर गाइडलाइन में ही कितना ज़्यादा इनकी वजह से हमको नुकसान हुआ है। 2016-17 की कलेक्टर गाइडलाइन वार्ड नंबर 10 की देखेंगे तो उसमें 11,000 रुपये स्क्वायर मीटर रेट है ज़मीन का, और उसको 2020-21 में जो है 8800 रुपये कर दिया गया। और आज आप जब वार्ड नंबर 10 से वार्ड नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे तो ये स्थिति होगी कि शायद 3500 से 4000 रुपये स्क्वायर मीटर लोगों को वार्ड नंबर 3 में मिलने जा रहा है। और अब सोच लीजिए कि 4000 रुपये स्क्वायर फीट में मिलेगा क्या आपको? 400 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगा। मोटी मोटा आपके ज़मीन का आपको 1.5 लाख रुपया डिसमिल मिलेगा। 100% सोलेशियम जोड़ लीजिए, 3 लाख रुपये डिसमिल मिलेगा। मगर सिंगरौली विस्थापन मंच वाले तो इस एक उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं कि हम पूरे सभी क्षेत्र का 8800 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट करवा दिए हैं। यह कहाँ लिखा है? उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एज पर कलेक्टर गाइडलाइन। अब ये चीज़ें सिंगरौली विस्थापन मंच को नहीं समझ में आती हैं। ये जितनी उपलब्धि वो गिनवा रहे हैं ना, उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है। देखिए, हमारे और उनके मंच में बेसिक फ़र्क क्या है, आप बात को समझिए। हम एनसीएल से
जनता के पक्ष में अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। वह एनसीएल के पास एनसीएल के पक्ष में जनता का कितना नुकसान हो जाए उस बात को मनवाने के पक्ष में रहते हैं। शुरुआत हुई बसाहट से। भलुगढ़ का एक लिस्ट निकाला गया उनके द्वारा, उनके मुखिया भलुगढ़ की पूरी शिद्दत से 1 महीने मेहनत करके पटवारियों से मिलके और वहाँ की 300-400 हेक्टेयर जमीनों की एक लिस्ट निकाले और वह एनसीएल को उन्होंने दिया और कलेक्टर साहब को दिया और कहा कि बहुत आसानी से आपको बिना मेहनत किए एक बसाहट। तो उस समय क्या था कि लोग जाते नहीं थे एनसीएल में, न एनसीएल बुलाता था। ये लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चूंकि एक रणनीति बनाए थे कि हमें विस्थापन होगा तो भलुगढ़ के आसपास जिनके प्लॉट हैं, जिनका होटल है, जिनके व्यवसायिक वहाँ पे ताने बाने हैं, वो चाहते थे कि हमारा ताना बाना बढ़ जाए। वो नेचुरल है, अगर उनकी जगह हम होंगे तो हम भी चाहेंगे हमारा व्यवसाय बढ़े, लेकिन व्यवसाय बढ़ाने में कितने लोगों की तिलांजलि होगी यह हमको सोचना पड़ेगा। हमारा भी बरगवा में लगभग 20 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मैं भलुगढ़ नहीं बसना चाहता हूँ। इसलिए नहीं बसना चाहता हूँ क्योंकि यह कोई ग्रामीण विस्थापन नहीं हो रहा है, ये शहरी और व्यावसायिक विस्थापन हो रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं शहर में ही और व्यावसायिक क्षेत्र में ही बसाना होगा। तो हम लोगों ने डिमांड की थी नगर निगम से उजड़ के नगर निगम में बसने का, और नगर निगम में हम रहेंगे तो नगर निगम की सारी सुविधाएं और हमें नगर निगम का व्यवसाय मिलता रहेगा। लेकिन जब हम भलुगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे तो हमारा व्यवसायिक ताना बाना वहीं ख़त्म हो जाएगा और जो 100% सोलेसियम लोगों को मिल रहा है ना, वो सारा बैठ के खा जाएंगे, तब भी व्यवसाय उनका डेवलप नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात कि जब भलुगढ़ का ज़मीनों का फाइनल कलेक्टर साहब ने कर लिया कि वहाँ किसी तरह का मुआवजा विस्थापन के लिए ज़मीन जो हम एक्वायर करेंगे नहीं देना है, और एनसीएल को भी समझ में आया कि ज़िले में सबसे सस्ती ज़मीन वहीं पे है, तो एनसीएल ने आसानी से उस पर पहल जमाते हुए कलेक्टर साहब को मनवा लिया कि हमें भलुगढ़ जाना है। अब आज भलुगढ़ की बात हमारे लिए कोढ़ बन गई है। अब यहाँ भी देखिए 6 लाख रुपया 8 लाख रुपया लगभग मेढ़ौली में प्लॉट के बदले एनसीएल ने दिया था। कब दिया था? 2010 में। आज 14-15 साल बाद आपको यह कहा जा रहा है कि भलुगढ़ में 1,37,000 रुपये प्लॉट की वैल्यू है, तो आपको प्लॉट लेना है प्लॉट लीजिए, नहीं तो 1,37,000 रुपया लेके आप हट जाइए। ये लोग जबरन कह रहे थे कि नहीं हमने इस पर कुछ नहीं कहा, जबकि सच्चाई है पहली बार प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कलेक्टर साहब के द्वारा, अब चाहे उसको अनजाने में कहिए या जो भी कहिए, सत्य निकल गया। वो नए आए थे ज़िले में, उन्हें नहीं पता था कि एनसीएल किस तरह यहाँ लोगों को बरगलाता है, और वह उन्होंने एनसीएल से पूछा कि भाई प्लॉट और प्लॉट के बदले आप क्या दे रहे हो, तो एनसीएल ने उनके कानों में कहा, उन्होंने हम लोगों के सामने सीधा डिस्प्ले कर दिया और ईमानदारी से किया। इसमें मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम एनसीएल की कलई उन्होंने खोली। और 1,37,000 जब उन्होंने कहा कि भाई आप या तो भलुगढ़ के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप या तो प्लाट ले लो 40 बाई 60 का, और या तो 1,37,000 रुपया लेके आप जहां मर्जी जिले में प्लाट खरीद लो। तो उस पर सिंगरौली विस्थापन मंच के लगभग 10-12 व्यक्ति बैठे थे और सभी ने ताली बजाया। और फिर उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ का भौतिक और स्थानीय सत्यापन हो चुका है, उसमें भी उन्होंने हामी जाहिर की कि हाँ हमारा तो सबका हो चुका है, इन लोगों का हुआ मुझे पता नहीं। तो इतना बड़ा बड़ा झूठ और बवंडर बोल के समाज में, और फिर आप बरगला रहे हो। उम्र का तकाजा हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम उम्र में किसी से कम या ज़्यादा हों, लेकिन अनुभव यह कहता है, कार्य करते करते आदमी को अनुभव हो जाता है। हम लोग भी एनसीएल जाते हैं, एनसीएल में काम करते हैं, उनकी मंशा हमें हमेशा पता होती है कि वह समाज के प्रति अगर एनसीएल इतना ही सोचता तो आज जो मोरवा की स्थिति है बद से बदतर वह जिले में नहीं होती। और हमारा अधिकार नगर निगम से नगर निगम में इसलिए है क्योंकि जब नगर निगम की स्थापना हुई थी तो वार्ड नंबर 1 से लेके 45 तक जो बना था उसमें प्रीमियम वार्ड 1 से लेके 11 तक वह मोरवा को प्राप्त हुआ था। इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि इस जिले में सबसे महंगी ज़मीन मोरवा की मानी जाती थी, यहाँ का व्यवसाय सबसे अच्छा माना जाता था। बैढ़न से लोग यहाँ आके व्यवसाय करना चाहते थे, बैढ़न से लोग आके यहाँ खरीदारी करना चाहते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम गलत जगह बसे हैं।
अब इसमें हमारा दुर्भाग्य, हमारे परिवार का दुर्भाग्य है कि जो जमीन आज के 15 साल पहले जिस मूल्य की थी, आज भी उसी मूल्य पे टिकी है और आज हम उससे आधे दाम का मुआवजा लेकर आपस में लड़ रहे हैं। कहाँ गया मोरवा का सौहार्द? लोग सौहार्द की दुहाई देते हैं। बताइए कि हमारे बुजुर्ग ही हमें बरगला रहे हैं और हम जब उससे प्रश्न करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने गलत किया। तो अगर प्रश्न करना गलत है तो मैं गलत हूँ और मैं यह साबित कर दूंगा कि आपके द्वारा कितना बड़ा कूटनीतिक तरीके से मोरवा का नुकसान किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हंसी इस पर भी आती है कि जो लोग कभी अपने पड़ोसी का आंसू भी नहीं पोंछे हैं और आज वह उस मंच के प्रवक्ता बने हुए हैं। बाजार में एक एक दुकानदारों से पता कर लें कि उनके द्वारा बाजार में कितना भ्रष्टाचार किया गया है। क्या उन्होंने किसी को एक नौकरी दी? क्या उन्होंने किसी को कोई सहायता की? क्या उन्होंने किसी व्यापारी की कोई किसी तरह की मदद की? और आज वह व्यापारियों के हित की बात करते हैं। पहले वो अपना हित तो साध लें। और आज जो मुआवजा जीवी लोग सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए हैं नापी के लिए, वह वही लोग हैं जो कहीं से उजड़ कर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर शेड वाले घर, आरसीसी घर बनाकर मुआवजा के लिए गुहार लगा रहे हैं। और हमारा घर मुआवजे के लिए नहीं बना है, हमारा घर रहने के लिए बना है और हमें फिर दोबारा कहीं रहने के लिए घर बनाना होगा। तो हमें भारत सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि कोयला निकले, कोयला सरकार बेचे, चूंकि कोयला सरकार निकाल के बेचेगी। अगर सरकार इसे किसी पावर प्लांट को दान में दे देती तो हम भी बड़े खुशी खुशी अपनी ज़मीनें इनको फ्री में दान कर देते। लेकिन एनसीएल कारपोरेट है, 1500 से 2000 रुपये टन का कोयला बेचेगी और हमारी भूमि के नीचे जो ज़मीनों में कोयला दबा हुआ है वह इतना है कि उसका हमें 5% भी एनसीएल नहीं देगी। और हमारे साथ यह अन्याय एनसीएल कर रही है। गवर्नमेंट, लोकतंत्र जो बना है वह जनता के लिए बना है, लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है कि जहां हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे कि ब्रिटिश के ज़माने में कैसे फूट डालो और राज करो वाली नीति थी, आज एनसीएल वही अपना रहा है और हमें भाइयों से भाइयों को लड़ा रहा है। कुछ चंद लोगों को अपना फ़ायदा दिखाकर उनका व्यक्तिगत लाभ दे रहा है और वह उससे उत्प्रेरित होकर हमारे ऊपर बातों से प्रहार कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जीवन है तो संघर्ष जारी रहेगा और हम संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अपना अधिकार बहुत ही तरीके से लेना आता है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और बहुत ही तरीके से लेंगे। इसमें कोई वाद विवाद वाली कोई बात नहीं है। एक एक चीज़ों का जब तक एनसीएल हमें लिखित नहीं देगा, हम अपनी भूमि, अपना मकान नापी नहीं होने देंगे और एनसीएल के सामने हम इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे कि इस मामले को, एनसीएल को दिल्ली तक ले जाना पड़ेगा। और जब तक दिल्ली का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा, यहाँ का विस्थापन का मुद्दा पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकता है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार हमें डमरू बजा के नचा रही है, हमें बनिए की दुकान की तरह तोल मोल करवा रही है, लेकिन हम मूक दर्शक बने हुए हैं और देख रहे हैं कि हमें हमारे सामान का मूल्य भी नहीं मिल रहा। सोचिए कि इस 9000 रुपये वर्ग मीटर में, जिसकी दुकान बाजार में 2 डिसमिल 1 डिसमिल में है, और सबसे बड़ी बात कि कमर्शियल का कोई रेट एनसीएल नहीं दे रहा है, और जबकि यह व्यवसायिक विस्थापन है और कमर्शियल का 1 भी रुपये एनसीएल उसमें कहीं अंकित नहीं किया है। जो लोग लिस्ट दिखा रहे हैं सिंगरौली विस्थापन मंच के लोग, उसमें एक ही रेट है। हाँ, उसमें एक ही रेट है। तो ये बताइए, घर का रेट, दुकान का रेट एक कैसे हो सकता है? और नगर निगम दुकानें 15 से 20 लाख रुपए में बना के दिया है। उस दुकानों का लाभ दुकानदारों को क्या मिलेगा, यह कहीं स्पष्ट है क्या? ये बताइए कि जो सरकारी भूमि में आज 40 साल से घर बना के पड़े हुए हैं बेचारे, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 12 वर्ष से ज़्यादा अगर किसी आप सरकारी भूमि में घर बनाते हैं तो वो घर आपका माना जाता है और उस पर आपका अधिकार होता है।
तो अगर कोई योजना सरकार की नहीं है तो वह आपकी ही भूमि मानी जाती है। तो क्या उसके तहत उनको कोई लाभ दिया जा रहा है? जो यहाँ पे टीचर हैं, जो यहाँ पे मोची हैं, जो यहाँ पे दर्जी हैं, जो यहाँ पे धोबी हैं, जो यहाँ के व्यवसाय से जुड़े सफाई कर्मी हैं, जिनके न घर हैं न मकान हैं, वो प्रभावित हैं, तो प्रभावितों का क्या मुआवजा है? ये क्या लिख के दिया एनसीएल ने? जब ये सारी चीजें अभी अंधकार में हैं, तो फिर एनसीएल किसी से कोटेशन ले रहा होगा कि मिनिमम कौन सा भारत के किस कोने में सबसे मिनिमम पैसा देश में दिया गया हो, वही पैसा हम दे दें। तो ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि सोमवार से ये जो नापी की प्रक्रिया है, ये इसमें और तेजी आएगी, टीम बढ़ेगी, तो इस पर अपनी क्या राय है? बेशक हमारी जो डिमांड थी, अभी उसकी प्रथम सीढ़ी ही हम चढ़ पाए हैं कि हमें कुछ मूल्य मिले हैं। ये डिमांड हमारी जारी रहेगी अनवरत। एनसीएल तो अपनी तानाशाही जीवन भर करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। अगर एनसीएल तानाशाही नहीं करता, ये जो लोग कह रहे हैं हम घर नपवाएंगे, क्या कभी ब्लास्टिंग का विरोध उन्होंने किया? क्या कभी थाने में जाके एक एफआईआर भी किया? तो जब वो अपने ऊपर होने वाले प्रहार को नहीं रोक पा रहे हैं, तो सबसे कमजोर हम ही हैं कि जो वो हमें रोकना चाहते हैं। तो यह उनकी भूल है। हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं और न ही उनके इस धमकी से डरने वाले हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए और तरीके से चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से चाहिए। हमें कोई विवाद नहीं करना है, बड़े ही शांतिपूर्ण से। अभी तक एनसीएल से जितनी भी बातें हुई हैं हमारी बड़े ही शांति माहौल में हुई हैं। सिंगरौली विस्थापन मंच बार बार कहता है कि इन्हें एनसीएल एंटरटेन नहीं कर रहा है। देखिए, हम लोग बिना एनसीएल के बुलाए कभी भी आज तक नहीं गए और उनके 2-3 लोग सुबह से शाम तक एनसीएल के अधिकारी के यहाँ बैठे रहते हैं। तो इतना चरण चुंबन करके हमें विस्थापन नहीं कराना है, हमें चरण चुंबन नहीं करना है। हमें बता के सेक्शन 4 या सेक्शन 9 नहीं लगाया गया था। वह एनसीएल की ज़रूरत है और जब ज़रूरतों पे कोई भी सामान दुकानदार का कोई लेता है, हम व्यवसायी हैं, तो हम तोल मोल तो करेंगे ही। सामान का मूल्य आपकी ज़रूरत और आपकी अपनी व्यवस्था के लिए ही तोल मोल किया जाता है, तो हम तो तोल मोल करेंगे। चलिए, तोल मोल करेंगे। अब आगे आपकी एनसीएल से कब बैठक होने वाली है? और 24 को जो आप धरना प्रदर्शन और तालाबंदी एनसीएल मुख्यालय की बात आप लोगों ने रखी है, उसके बारे में थोड़ा विशेष बताइए। आज 11 बजे हम लोगों की बैठक डीपी साहब से है और उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है। हम लोग उनसे नहीं पूछे हैं कि साहब आप कब बैठोगे, क्या करोगे। हम अपने सारी रणनीतियों का लेटर हर विभागों में दे रहे हैं। 24 तारीख को हम विशेष रूप से आपके माध्यम से पूरी मोरवा की जनता और पूरे इस जिले की जनता से आह्वान करते हैं कि जो भी एनसीएल की इन नीतियों से प्रभावित हैं या प्रभावित होने वाले हैं, वह संकोच न करें, हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हों और हम इतनी बड़ी कतार कर दें कि हाथ से हाथ जोड़कर हम पूरे एनसीएल के ऑफिस को घेरेंगे। और तालाबंदी का अधिकार मुझे तो नहीं है, लेकिन हम कम से कम घेराबंदी का अधिकार जो हमें है, हम उसके माध्यम से उनके ऑफिसों को घेरेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाएंगे। यह हमारा पूरा प्रयास रहेगा और इस आंदोलन से ही आपको पता चल जाएगा कि इस मोरवा शहर के विस्थापन की दशा और दिशा क्या होगी। और दशा दिशा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा एनसीएल से लाभ मिलेगा। लोग कम रहेंगे, लाभ हो सकता है जो लड़े उसे मिले, जो न लड़े उसे न मिले, क्योंकि एनसीएल तो चाहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह कि आप आपस में विवाद करें और एक पक्ष हमारे पास आ जाए और आपकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों को बताए और हम आपके ऊपर उसी हिसाब से प्रहार करें। तो जो ये विभीषण लोग अपने बीच में हैं, मैं उनसे अभी भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा न करें। कहीं न कहीं इससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का बहुत बड़ा क्षति होने वाला है। अगर यह लड़ाई हम संगठित होकर एक साथ लड़ेंगे तो यह लड़ाई न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई में हमेशा जीत न्याय की होती है। हो सकता है भीड़ हमारी कम हो, लेकिन उस कम भीड़ में ही इतना दम होगा कि हम अपनी बातों को दिल्ली तक ले जाएंगे। दिल्ली की लोकसभा में
अगर पक्ष सुनेगा तो हम पक्ष की तरफ से बात करेंगे, नहीं सुनेगा तो हम विपक्ष की तरफ इस मुद्दे को ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय महापौर सभी को अपनी बातें बताई और सभी ने अच्छा अभी तक सहयोग किया। कुछ नेताओं ने किया, कुछ नेताओं ने नहीं किया, उससे हमें कोई मलाल नहीं है। अगर ये उनके अपने एरिया या उनके अपने दायरे से बाहर की चीज़ है तो वह हमें खुल के बताएं, हम उनके दायरे के बाहर जाकर अपना सहयोग प्राप्त करेंगे। और हमारी इस हड़ताल के बाद रणनीति होगी कि अगला हड़ताल हम दिल्ली जंतर मंतर पे करें, और दिल्ली जंतर मंतर की भी तैयारी अगले महीने की हमारी है। और हम इस मुद्दे को शांत होने नहीं देंगे। जितना आसानी से एनसीएल चाह रहा है विस्थापन होना करना और बहुत औने पौने दामों पे, वह हम नहीं होने देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के प्रवक्ता राजेश जी, जिन्होंने सभी से अपील की है कि 24 तारीख को एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर घेराव करें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। इन्होंने एक चीज़ और बहुत स्पष्ट तौर पे कह दी है कि अगले महीने अगर यहाँ बात नहीं सुनी गई तो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा। अब आगे देखना है कि क्या होने वाला है और विस्थापन किस ओर जाता है। नमस्कार।